hope all of you are doing fine. All of you are good, and I hope आपने good morning students. I hope all of you are good, all of you are fine, and I hope आपने रिवाइज किया होगा क्लास के बाद कल क्या हुआ था. चलिए कंपनी एंड कंपनसेशन लॉ कंटिन्यू करेंगे. कल फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट डिस्कस किए थे, कुछ टॉपिक्स हमने. अब हम थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. एंड आई एम रिपीटिंग क्लास कि क्लास में सारे टॉपिक्स तो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम थोड़े से ही टॉपिक्स डिस्कस कर पा रहे हैं, तो आप खुद भी पढ़िए. एंड आपकी जो रेफरेंस बुक है वो MC कुच्चल रहेगी बीकॉम पास के लिए, कंपनी कंपनसेशन लॉ के लिए. ठीक है बच्चे. और दूसरी बात, जो हम क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं या जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक्स सिर्फ एग्जाम में आए हुए टॉपिक्स आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ, कोई एडिशनल टॉपिक मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ. चलिए स्टार्ट करेंगे हम. कंपनी मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम. सबसे पहला टॉपिक जो आता है बच्चे कंपनी मैनेजमेंट में, वो आता है लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स की. लीगल पोजीशन क्या है डायरेक्टर्स की? देखिए बच्चे, जो हमारे कंपनीज एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 आपके लिए एप्लीकेबल है, वो डिफाइन नहीं कर पाता कि लीगल पोजीशन क्या है डायरेक्टर्स की. तो बेसिकली बहुत सारे जज ऐसे हैं जिन्होंने डिस्क्राइब किया, बताया कि लीगल पोजीशन क्या है डायरेक्टर्स की. लीगल पोजीशन डायरेक्टर्स की या तो वो एजेंट्स की तरह हैं, डायरेक्टर्स एजेंट्स की तरह काम करते हैं, या वो ट्रस्टीज की तरह काम करते हैं, या वो मैनेजिंग पार्टनर्स की तरह काम करते हैं. तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब द लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स. तो अगर ये आ जाता है तो आप इसमें यही लिखेंगे कि जो डायरेक्टर्स हैं वो एजेंट्स की तरह, ट्रस्टीज की तरह, ये जो 3 पॉइंट्स आपके लिखे हैं ना, मैनेजिंग पार्टनर्स की तरह, ये 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे और इनमें एक दो में जो केस स्टडी दे रखा है वो आप डिस्कस करेंगे और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो जैसे हम डिटेल में पढ़ते हैं, डायरेक्टर्स एज एजेंट्स. तो देखिए डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एजेंट्स की तरह काम करते हैं. ये कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी को अपना कुछ भी काम करना है. मान लो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी काम कंपनी को करना है, कंपनी को कोई शेयर्स इशू करने हैं, कंपनी को कहीं पे साइन करना है, कंपनी को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो कंपनी खुद कैसे कर सकती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन ये खुद कैसे कर पाएगा रियल वर्ल्ड में? तो उसे एक पर्सन चाहिएगा ना जो उसके बिहाफ पे ये सब काम कर सके. तो डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे ये सब काम कर देते हैं, इसीलिए उनको हम एजेंट्स भी बोलते हैं. बच्चे एक केस है इसके अंदर, केस स्टडी. कौन सी केस स्टडी है? फर्गूसन वर्सेस विल्सन. इसमें क्या हुआ था केस स्टडी में, उसके फैक्ट्स आपको बताती हूं अभी. देखिए फर्गूसन, देखिए फर्गूसन वर्सेस विल्सन है. फर्गूसन को F लेके चलूंगी, विल्सन को W लेके चलूंगी. ठीक है, अब देखिए फर्गूसन जो था उसके पास उसको ऑप्शन मिला था कि वो एक कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर सके, उनको खरीदने से पहले जो सब्सक्राइब करते हैं वो सब्सक्राइब कर सके. तो उसके पास ये ऑप्शन था. बट जो डायरेक्टर था ना बच्चे, वो डायरेक्टर ने क्या किया कि अलॉटेड द होल ऑफ द ऑथराइज, जो उसका जितना भी सारे शेयर्स थे वो उसने मतलब खुद कुछ खरीद लिए, कुछ और बांट दिए, मतलब उस पर्सन के लिए छोड़े ही नहीं, F के लिए. तो क्या हुआ कि जब उसके लिए छोड़े ही नहीं तो F ने केस कर दिया W पे कि इसने, मेरे पास तो मुझे ऑप्शन मिली थी कि मैं शेयर्स खरीदूं इस कंपनी के, बट मेरे लिए तो F जो डायरेक्टर है उसने मेरे लिए शेयर्स ही नहीं छोड़े. तो ऐसे केस में उसने कहा कि एक तो मेरे को वो शेयर्स दिए जाएं और साथ में F मुझे डैमेजेस देगा.
जब उसने ये कोर्ट केस किया तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, डैमेजेस नहीं देगा एफ आपको। क्यों? क्योंकि एफ जो है वो सिर्फ एजेंट है कंपनी का। एफ और कंपनी अलग अलग बात है, और उसने कंपनी के बिहाफ पे एक डिसीजन मेकिंग करी है, तो कंपनी हो सकती है एक बार के लिए लाइबल, बट एफ नहीं हो सकता। उसने एफ से डैमेजेस मांगे थे तो उसको डैमेजेस नहीं मिले। देखिए, पढ़िए केस में क्या क्या लिखा है। द डायरेक्टर अलॉटेड द होल ऑफ द, डायरेक्टर कौन था बच्चे? डब्ल्यू ने अलॉट कर दिए सारे ऑथराइज कैपिटल टू अदर पर्सन, और लोगों को दे दिया और अपने को ले लिया। और ऑप्शन गिवन थी एफ को, तो जो एफ के पास ऑप्शन थी वो वर्थलेस हो गई, अब तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था, तो उसने इसलिए डब्ल्यू पे केस कर दिया। ही देन sued डब्ल्यू, और फिर एफ क्लेम्स फेल्ड। कोर्ट ने क्या कहा कि तुम्हारा जो क्लेम है वो फेल हो जाएगा। किस ग्राउंड पे? कि डायरेक्टर एजेंट है सिर्फ कंपनी का, और उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। क्लियर है बच्चे केस? ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट है डायरेक्टर्स एज मैनेजिंग पार्टनर्स। तो इसमें क्या होता है, वो कहता है, एक बात और सुनिएगा बच्चे, ऐसा नहीं है कि अगर एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं डायरेक्टर्स तो वो एजेंट्स ही हो गए, नहीं। कुछ बातें उनकी एजेंट से अलग होती हैं, इसीलिए उनको हम एजेंट्स कह सकते हैं, बट हम पूरी तरीके से एजेंट्स नहीं कह सकते। फिर हम ये कहते हैं डायरेक्टर मैनेजिंग पार्टनर्स की तरह भी काम करते हैं, बट पूरी तरीके से नहीं, कुछ चीजें उनकी मैनेजिंग पार्टनर से डिफरेंट है। तो वो क्या करते हैं मैनेजिंग पार्टनर्स की तरह? देखिए, a company has been sometimes linked to large partnership where the directors are charged with the responsibility of managing its affairs. जस्ट एज मैनेजिंग पार्टनर्स ये लोग मैनेज करते हैं, डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं कंपनी के कामों को, और क्योंकि वो मैनेज करते हैं कंपनी के कामों को तो हम इनको मैनेजिंग पार्टनर्स बोल देते हैं। बट कभी कभी ये मैनेजिंग पार्टनर्स की तरह एक्ट नहीं भी करते, ठीक है? तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते मैनेजिंग पार्टनर्स ही हैं, बट हाँ, दे वर्क एज मैनेजिंग पार्टनर्स। थर्ड केस बच्चों, डायरेक्टर्स एज ट्रस्टीज। डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रस्टीज की तरह भी काम करते हैं। बच्चे, ट्रस्टी क्या होता है? कहते हैं ना, ये इसका यहाँ का ट्रस्टी है, ये स्कूल का ट्रस्टी है, ये इस हॉस्पिटल का ट्रस्टी है। तो ट्रस्टी एक ऐसा पर्सन है या कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन हैं जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, उस जगह की प्रॉपर्टी को लेके, उस जगह की पैसों को लेके, पावर्स को लेके, कि वो जो डिसीजन मेकिंग करेगा वो सबके बेनिफिट में करेगा। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल, उस पर्टिकुलर कंपनी, उस पर्टिकुलर स्कूल, जो जहाँ का भी वो ट्रस्टी है, उसके फेवर में ही वो डिसीजन मेकिंग करेगा। ये उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, इसलिए उसको ट्रस्टी कहते हैं। ठीक है बच्चे? तो यहाँ पर हम कह रहे हैं डायरेक्टर ट्रस्टी की तरह काम करते हैं कंपनी के, तो मतलब कंपनी की भलाई में करेगा वो जो भी करेगा, कंपनी उसको ट्रस्ट कर सकती है। तो देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि वो कंपनी के पैसों का, उसकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगा, और पावर्स जो उसको दी गई हैं उनका सही यूज करेगा कंपनी की भलाई के लिए। इसमें एक केस था, यॉर्क एंड नॉर्थ मिडलैंड रेलवे कंपनी वर्सेस हडसन। यहाँ पे डायरेक्टर्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया इस केस में, कि डायरेक्टर्स आर पर्सन सिलेक्टेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स। It is an office of trust which it is their duty to perform fully and entirely. बच्चे, इसमें आपको एक चीज बता दूं कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, ठीक है, पूरी कंपनी के लिए तो है, बट पर्सनली वो लायबल शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है। ठीक है बच्चे, तो हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है कि व्हाट आर डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ अ डायरेक्टर। तो जैसे ही ये क्वेश्चन, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाय चांस आ जाए, तो आपको कैसे आंसर करना है कि ये सेक्शन 164 में डिस्क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं डायरेक्टर की। डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं हम डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वालिफिकेशंस क्या बताती हैं? अगर क्वालिफिकेशंस दे रखी होती डायरेक्टर की कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो एक इंसान को डायरेक्टर बनाती हैं, ठीक है,
और डिस्क्वालिफिकेशंस की अगर ये चीजें डायरेक्टर के अंदर प्रेजेंट है जिसको हम डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, तो उसको वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर ये सारी कमियां, ये सारे पॉइंट्स निकलते हैं या इनमें से कोई भी पॉइंट निकलता है किसी इंसान में, तो उसको हम डायरेक्टर नहीं बना सकते। क्या कि अगर किसी का दिमाग ठीक नहीं है, अनसाउंड माइंड है किसी का, पहला पॉइंट, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज अ डायरेक्टर, हम उसको डायरेक्टर नहीं बना पाएंगे। सेकंड, कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंसी का मतलब तो आप सब समझते हैं, बैंक करप्ट, राइट, तो ऐसा आदमी को भी हम डायरेक्टर नहीं बना पाएंगे। थर्ड, अप्लाइड टू बी एडजस्ट इंसॉल्वेंट, ऐसे आदमी को भी हम डायरेक्टर नहीं बना पाएंगे। चौथा, अगर कोई किसी भी ऑफेंस के लिए अभी जेल गया है फॉर 6 months और मोर एंड 5 years अभी तक हुए नहीं है इस बात को, मतलब फिर से रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि कोई पर्सन है वो जेल गया है 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा के लिए, और ये हुए मतलब उसको जेल जब जाना पड़ा, ये हुए अभी 5 साल नहीं बीते, तो ऐसे केस में और उसने डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रखा है, तो ही इज डिसक्वालिफाइड एज अ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, कि ही इज डिस्क्वालिफाइड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल जो होता है हमारा हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या फिर जो हमारा कोर्ट है, वो भी किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर सकता है कि नहीं, तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते, उसमें कुछ कमियां देखते हुए। सिक्स्थ पॉइंट है, नॉट पेड कॉल एंड 6 months हैव लैप्स्ड फ्रॉम द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल। अगर किसी पर्सन ने कॉल नहीं पे करी है और 6 महीने बीत गए हैं फ्रॉम द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट ऑफ कॉल, तो वो पर्सन भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। सेवेंथ पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए बच्चे, डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डिन, होना जरूरी है। तो अगर किसी के पास डिन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो डिस्क्वालिफाइड है एज अ डायरेक्टर। Eighth point, holds directorships beyond prescribed limits. That is, in more than 20 companies. अगर वो 20 कंपनी से ज्यादा में डायरेक्टर है, अगर कोई भी पर्सन 20 कंपनी से ज्यादा में डायरेक्टर है, तो हम कह देंगे ही इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अ डायरेक्टर। अब वो 21वीं कंपनी में डायरेक्टर हम उसको नहीं बना सकते, उसकी जो लिमिट है वो मैक्सिमम 20 कंपनियों में डायरेक्टर बनने की है, जो उसने एग्जॉस्ट कर दी है। नाइन्थ पॉइंट, ड्यूरिंग द लास्ट 5 years convicted of an offense related to related party transactions। अगर उसने पिछले 5 साल में अगर उस पर आरोप लगा है कि तुमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स किए हैं, तो ऐसे इंसान को हम डायरेक्टर नहीं चूज करेंगे, ही इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अ डायरेक्टर। 10th पॉइंट, अ पर्सन हु इज द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विच हैज, देखिए बच्चे, अगर एक इंसान ऑलरेडी, हम एक, उसने अप्लाई किया है नई कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए, उस कंपनी में हम उसको डायरेक्टर नहीं बनाएंगे अगर वो जिन कंपनीज का डायरेक्टर है उनमें से किसी कंपनी में उसने पिछले 3 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स जो हैं वो सबमिट नहीं करी हैं, क्योंकि डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स को फाइल करे, बट अगर उसने फाइल नहीं करी हैं किसी कंपनी की 3 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स, तो ऐसे हर केस में हमें लगेगा कि नहीं, हमें उसे डायरेक्टर नहीं बनाना, ही इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अ डायरेक्टर। या फिर डी पॉइंट, he has failed to repay deposits or interest on them। जो लोगों ने कंपनी के पास डिपॉजिट कराए थे, जिस कंपनी में वो ऑलरेडी डायरेक्टर है, उन कंपनी के लोगों के डिपॉजिट्स को वो वापस करने में फेल हो गया, और उन पे जो इंटरेस्ट देना था डिपॉजिट्स पे कि कितने % इंटरेस्ट उन पे जो बनता था, वो भी वो देने में फेल हो गया। जो डिबेंचर्स रिडीमेबल थे उन कंपनीज में, उन डिबेंचर्स को रिडीम करना था उसने, मतलब लोन वापस करना था उनका,
तो वो रिडीम भी नहीं करे उसने और उनपे इंटरेस्ट भी नहीं दिया, डिविडेंड भी नहीं उसने डिक्लेयर किया 1 या 1 से ज्यादा साल तक। तो इस तरीके के काम करके अगर वो आया है, अगर वो कुछ कंपनीज में ऐसे काम कर रहा है, तो हम कहेंगे हम नहीं रखना चाहते उसे डायरेक्टर, ही इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अ डायरेक्टर। तो ये क्या कहता है, ऐसा पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ दिस और एनी अदर कंपनी, किसी कंपनी के ऐसे उसको डायरेक्टर नहीं बनाएंगे हम फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। जब इसने ये सब किया है ना, इससे 5 साल तक हम उसको नहीं बनाएंगे। अच्छा एक चीज बच्चे देखिए, however he shall not be disqualified from being a director of his company for 6 months। देखिए हम ये कह रहे हैं किसी नई कंपनी का तो डायरेक्टर नहीं बनाएंगे उसे अगले 5 साल, क्योंकि उसने ये सब किया है। बट वो जिस कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर है वहां पे वो कंटिन्यू करेगा एज अ डायरेक्टर अगले 6 महीने तक। ठीक है, लास्ट में ये कहता है कि इन सारे ही केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन शैल कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट कन्विक्शन ऑर्डर। इन सारे केसेस में अगर अपील भी करता है ना पर्सन, नहीं मुझे डायरेक्टर बना दो, तब भी उसको डायरेक्टर नहीं बनाना है। और ये अगर प्राइवेट कंपनी होती कोई, तो प्राइवेट कंपनी इन पॉइंट्स 10 पॉइंट्स के अलावा भी कोई पॉइंट्स बता सकती है कि अगर ये होगा तो हम इसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये आपने देखा ना, जैसे प्राइवेट ऑफिसेज होते हैं वो लोगों से ज्यादा काम कराते हैं, लोगों में ज्यादा कमियां निकालते हैं एज कम्पेयर। तो इसी तरीके से प्राइवेट कंपनी अगर होगी तो वो डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर के ज्यादा लिखेगी पॉइंट्स रादर देन द पब्लिक वन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए ये कहता है, in case no provision is made in the articles for appointment of first director, subscribers to the memorandum who are individuals shall be deemed to be first directors till directors are appointed। क्या कहता है ये कहता है कि मान लो मैं किसी कंपनी के लिए अप्लाई करती हूँ कि मेरे को किसी कंपनी में मतलब कोई कंपनी मुझे स्टार्ट करनी है, तो मैं उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सब्सक्राइब करूंगी मेमोरेंडम को। ठीक है, अब मैंने सब्सक्राइब किया उसे, तो मैंने सब्सक्राइब किया तो देखिए कंपनी स्टार्ट हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, मैंने सब्सक्राइब किया उसके मेमोरेंडम को। आगे चलकर अब मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी में किसी को डायरेक्टर बनाया जाए, तो जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं ये बताते हैं कि किसी का नाम लिख कर देते हैं ये कि इस पर्टिकुलर पर्सन को आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनाया जाएगा, पहला डायरेक्टर। बट मान लो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ना बताएं कि किसको हम पहला डायरेक्टर बनाएंगे, ऐसे केस में जिस इंडिविजुअल ने सब्सक्राइब किया था मेमोरेंडम को, मतलब कि मैंने ये कंपनी चालू कराई थी, मैंने सब्सक्राइब किया था मेमोरेंडम को, तो मेरे को ही ये फर्स्ट डायरेक्टर बाय डिफॉल्ट बना देंगे। रिपीट कर रही हूँ बच्चे इस बात को, मैंने ये कंपनी चालू करी और मैंने जब ये कंपनी चालू करी तो मैंने मेमोरेंडम के लिए सब्सक्राइब किया और उसके बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि ये मेरी कंपनी में कोई डायरेक्टर का नाम बताएंगे कि किसको डायरेक्टर बनाया जाए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नाम बताएंगे। बट अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कोई भी नाम नहीं बताते कि किसको डायरेक्टर बनाया जाए, तो ऐसे केस में जिसने सब्सक्राइब किया मेमोरेंडम को, मतलब कि मैंने, तो मुझे ही डायरेक्टर बना दिया जाएगा जब तक डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं किया जाता कंपनी में, तब तक। ये था पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है, persons to be appointed must furnish his DIN and his declaration that he is not disqualified to become a director। जिस भी इंसान को डायरेक्टर बनाने का सोचा जा रहा है उससे क्या चेक करना है पहले तो कि उसके पास DIN है कि नहीं है। DIN है मतलब डायरेक्टर इन आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हमारा रोल नंबर होता था ना स्कूल कॉलेजेस में, तो वैसे ही डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर को हम नाम से नहीं जानते, उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर से जानते हैं। तो हर डायरेक्टर को एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको अलॉट होता है, तो वो हर डायरेक्टर जो पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है वो अपना DIN नंबर को फर्निश करेगा कि देखो मेरे पास ये DIN नंबर है,
और वो साथ में एक डिक्लेरेशन डालेगा, कहेगा कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ डायरेक्टर बनने के लिए। वो जो 10 पॉइंट्स अभी देखे थे ना हमने डिस्क्वालिफिकेशन के, वो वाले वो 10 पॉइंट्स को चेक करके बोलेगा मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ डायरेक्टर बनने के लिए, और वो डिक्लेयर करके देगा, लिख कर देगा बकायदा। Third point, every person who has been appointed to hold office of a director shall on or before the appointment furnish to the company a consent in writing। देखिए, हर वो पर्सन जो अपॉइंट हुआ है टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर shall on or before the appointment furnish to the company a consent in writing to act as such in form number DIR 2। देखिए DIR 2 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डी से डायरेक्टर होता है, DIR 2, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली D1R2, इसके अंदर क्या है, ये एक फॉर्म नंबर है जो कि भर के जमा करना पड़ेगा हर उस इंसान को जो डायरेक्टर बनना चाहता है, जो कोई बनना नहीं चाहता एक्चुअली, जो अपॉइंट हो गया है, उसको अपॉइंट होने से पहले या अपॉइंट होने पर ये D1R2 जमा करना पड़ेगा। ये कंसेंट है राइटिंग में कि मैं बनना चाहता हूं डायरेक्टर। अभी तक के जो पॉइंट्स हैं वो आपको रिवाइज करा रही हूँ। पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में कि जैसे ही फर्स्ट डायरेक्टर चूज करना है कंपनी बनने के बाद, तो या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नाम लिखा होगा कि कौन बनेगा फर्स्ट डायरेक्टर, बट अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नाम नहीं लिखा हुआ, ऐसे केस में जिस पर्सन ने सब्सक्राइब किया था मेमोरेंडम को कंपनी स्टार्ट करने के लिए, उसी पर्सन को फर्स्ट डायरेक्टर बना देंगे जब तक नए डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं होते तब तक। सेकेंड पॉइंट है ये कि जो पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है उसे अपना डिन नंबर फर्निश करना पड़ेगा और उसे ये डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी साइन वगैरह करके कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं डायरेक्टर बनने के लिए। तीसरा पॉइंट ये है कि D1R-2 नाम का एक फॉर्म है, जैसे ही ये पक्का हो जाता है एक पर्टिकुलर फलाना पर्सन डायरेक्टर बनेगा, तो डायरेक्टर बनने से पहले या डायरेक्टर बनने के बाद उसे फटाफट से ये फॉर्म जमा करना होगा। ये फॉर्म किस चीज का है, ये फॉर्म वो कंपनी को जमा करेगा जिसके अंदर वो लिख कर देगा अपनी कंसेंट कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, 1/3 और द नियरेस्ट टू 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जैसे पूरे जितने डायरेक्टर्स होते हैं उनमें से 1/3 एक तिहाई को या उसके आसपास जितने होते हैं वो लाइबल हैं, रिटायर होंगे वो रोटेशन से, एक एक करके रोटेशन से वो रिटायर होते चले जाएंगे। मतलब कि 1/3 होने ही हैं रिटायर और वो रोटेशन से रिटायर होंगे। जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले जाएगा, मतलब जो सबसे ज्यादा ऑफिस होल्ड कर चुका लंबा वो जाएगा सबसे पहले रिटायर होके। देखिए पढ़िए, डायरेक्टर्स टू रिटायर बाय रोटेशन शैल बी दोज हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस। जो सबसे ज्यादा टाइम रुक चुके हैं उनको रिटायर करेंगे। बच्चे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि ना डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको रिटायर करना जरूरी है। अब हम सारे के सारे डायरेक्टर्स को तो रिटायर नहीं करेंगे, वरना तो मान लो रिलायंस कंपनी है उसमें मुकेश अंबानी है, फिर तो मुकेश अंबानी भी हमें रिटायर करना पड़ेगा। नहीं, तो हम मतलब सारे के सारे डायरेक्टर्स रोटेशनल और रिटायर होने वाले रख सकते हैं, बट ज्यादातर नहीं रखते हैं हम। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी हम रखते हैं रोटेशनल डायरेक्टर्स की जो रिटायर होंगे बाय रोटेशन, उनमें हम धीरे धीरे करके रिटायर करते हैं। और हम क्यों उनको कुछ को रोटेशनल डायरेक्टर्स रखते हैं, क्यों उनका कुछ टाइम बाद रिटायर होना जरूरी है, क्योंकि जो डायरेक्टर्स होते हैं ना वो अपना इंटरेस्ट सोचने लग जाते हैं कुछ टाइम बाद, कंपनी में हम क्या फायदा उठा लें कंपनी से, कंपनी के अंदर ये यूज करके वो यूज करके। तो जब ये चीज उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट आने लगते हैं, तो ऐसे केस में
जरूरी है कि ज्यादा लंबे टाइम तक किसी भी डायरेक्टर को ना रखा जाए। तो ये इसीलिए कहता है कि जो सबसे ज्यादा 1/3 डायरेक्टर्स अगर रोटेशनल हैं और वो लाइबल है रिटायर होने के लिए, तो जो सबसे ज्यादा रुक चुका ऑफिस में उसको सबसे पहले अब हम हटाएंगे, रिटायर करेंगे। A company may fill up the vacancy by appointing retiring directors or some other person. But if vacancy not filled up and the meeting has not expressly resolved not to fill up the vacancy, the meeting shall stand adjourned to same day in the next week. देखिए बच्चे, अब रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद जाहिर सी बात है पोजीशन खाली हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई डायरेक्टर की। अब उस पे किसी को तो रखना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि कंपनी बोलते हैं कि दो तरीके हैं, या तो किसी नए आदमी को रख लो डायरेक्टर, या फिर जो रिटायर हुआ है उसी को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि हाँ देखो मतलब हम फिर से, दोनों में से कोई काम कर लो। बट अगर वैकेंसी फिल नहीं हुई इन दोनों में से किसी भी तरीके, और जो मीटिंग है उसने कुछ रिजॉल्व भी नहीं करा कि हम वैकेंसी को फिल नहीं करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं बोला है मीटिंग ने, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, मीटिंग को पोस्टपोन कर देंगे, एडजर्न कर देंगे कि आज के लिए काफी है, अब हम अगली बार फिर से हम मीटिंग बुलाएंगे। और कब होगी, सेम डे अगले हफ्ते में होगी। जैसे कि मान लीजिए वेडनेसडे को हो रही थी मीटिंग, तो अगले हफ्ते वेडनेसडे को मीटिंग होगी सेम टाइम पे। और अगर वैकेंसी तब भी फील नहीं होती, जो एक हफ्ते बाद मीटिंग हुई सेम डे पे, नॉट डेट, तो वहां पर भी अगर वैकेंसी फिल नहीं होती तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसी को मान लिया जाएगा कि उसको रीअपॉइंट कर दिया गया है। आप लोग समझे इस पॉइंट को? मैं ये कह रही हूँ कि हमने कहा कि रोटेशनल डायरेक्टर्स रिटायर होंगे, ऑफिस में से रिटायर हो गया, फिर वैकेंसी बन गई उसकी पोजीशन की, अब वो नहीं है तो किसी ना किसी को तो रखना पड़ेगा। तो सोचा, जो कंपनी में लोग हैं उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि या तो किसी और को रख लेते हैं या उसी को रीअपॉइंट कर लेते हैं। तो ऐसा किया जाता है। बट मान लो कि उस मीटिंग में ना तो रीअपॉइंट हुआ और ना ही ये कहा गया कि हमें इसमें किसी को रखना ही नहीं है, तो फिर अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर देंगे, उस मीटिंग को एडजर्न कर देंगे, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम। और अगले हफ्ते भी अगर मीटिंग में कोई ऐसा डिसीजन नहीं आता कि किसको अपॉइंट कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे, करना है अपॉइंट की नहीं करना, तो जो रिटायर हुआ था डायरेक्टर हम ये मान लेंगे उसे रीअपॉइंट कर दिया हमने। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट है, persons other than the retiring director can also stand for directorship by depositing sum of 1 lakh। देखिए जैसे कि मैंने कहा था ये वैकेशन या तो रीअपॉइंट कर दो डायरेक्टर को पुराने वाले को, या किसी नए इंसान को डायरेक्टर बना दो। तो ये कहते हैं किसी नए आदमी को भी डायरेक्टर बनाया जा सकता है। अगर किसी नए इंसान को डायरेक्टर बनना है तो उसे 1 लाख का पैसा देना पड़ेगा इस डायरेक्टरशिप के अंदर कंटेस्ट करने के लिए। कंटेस्ट करने के लिए मतलब कि वो भी फाइट करेगा इस पोजीशन के लिए, और लोग भी चाहते हैं डायरेक्टर बनना और ये पर्सन भी चाहता है डायरेक्टर बनना, तो सब लोग 1-1 लाख रुपए देंगे और वो कंटेस्ट करेंगे, और अगर ये जीत गया तो इसे 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। और अगर ये जीता नहीं बट कम से कम 25% वोट तो मिले लोगों से कि हाँ इसको बना दो डायरेक्टर, तो भी इसको पैसा वापस मिल जाएगा 1 लाख रुपए। बट ये वाली जो बात है ये अप्लाई नहीं होती प्राइवेट कंपनीज को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी नहीं अप्लाई होती। डायरेक्टर्स रिकमेंडेड बाय नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन committee and a director recommended by board of director of company which is not required to constitute nomination and remuneration committee। इन सबको अप्लाई नहीं होती है बात। ठीक है बच्चे, अब हमने ये बेसिक पॉइंट्स पढ़ लिए कि डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है। अब हम ये पढ़ रहे हैं डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी कैन बी अपॉइंटेड इन दी फॉलोइंग वेज, इन 6 तरीकों से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू,
कि किन 6 तरीकों से अपॉइंट किया जा सकता है डायरेक्टर्स को। अपॉइंटमेंट डायरेक्टर का हो सकता है बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, एज रिगार्ड स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स। स्मॉल शेयर होल्डर्स एक लॉबी है, वो अपने वो सारे शेयर होल्डर्स मिलकर अपना रिप्रेजेंटेटिव, बेसिकली डायरेक्टर क्या कौन होता है बच्चे, डायरेक्टर होता है जो शेयर होल्डर्स अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। सारे के सारे शेयर होल्डर्स तो डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते। अब आप रिलायंस के शेयर खरीद लेते हो तो आप बोर्ड ऑफ मीटिंग अटेंड करने जाते हो रिलायंस की, कि चलो जी वहां पे हम डिसीजन मेकिंग लेंगे कि रिलायंस जियो स्टार्ट किया था कि अब जियो में कोई और नया फीचर ऐड करें या नहीं करें, जियो में हम कोई और कुछ करें ना करें, ये सारे डिसीजन मेकिंग करने थोड़ा ना आप जाओगे अगर आपने 1-2 शेयर खरीद लिए जियो के। तो क्या है ऐसे केस में कि शेयर होल्डर्स, जैसे आप शेयर होल्डर हो तो आप डायरेक्टर्स चूज करते हो और वो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो आपके बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स में। तो ऐसे ही कह रहा है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर्स को। कौन से वाले डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे? स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, जो उनको रिप्रेजेंट कर पाए। नेक्स्ट, बाय आर्टिकल्स एज रिगार्ड्स फर्स्ट डायरेक्टर। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा उसका नाम आर्टिकल लिख कर देगा कि किसे बनाना है फर्स्ट डायरेक्टर। तो कह रहे अपॉइंटमेंट कौन करता है? आर्टिकल्स। थर्ड, बाय अ कंपनी इन अ जनरल मीटिंग एज रिगार्ड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। कंपनी सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स का अपॉइंट करेगी जनरल मीटिंग में डिसीजन मेकिंग लेके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को। फिफ्थ पॉइंट, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये एक डेप्थ में लंबा कॉन्सेप्ट है जिसको आई वुड ट्राई कवरिंग लास्ट में अगर टाइम बचा तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर भी अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टर्स को। और छठा पॉइंट है बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल आपको जैसे मैं बता रही हूँ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है हमारा, तो ये इनके पास भी एक राइट है टू अपॉइंट डायरेक्टर्स। बच्चे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस या टॉपिक्स करे ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, ए टू जेड हर एक एग्जाम में आया हुआ है। जनरली ये मैं जैसे आज आपसे कुछ टॉपिक्स यूनिट 3 और 4 की डिस्कस कर रही हूँ, तो जनरली इन दोनों यूनिट से मिलाकर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 7 नंबर का, एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो कुल मिला के 15 मार्क्स का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 2 यूनिट से मिला के। Class, just a minute. I'm taking a 1-minute break to have water. Okay, class. अब distinction between a managing director and whole-time director. ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अपॉइंटमेंट फर्स्ट बेसिस है, तो ये कहता है कि अपॉइंटमेंट जो मैनेजिंग डायरेक्टर का होता है दैट नीड नॉट नेसेसरली बी मेड विद द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स इन अ मीटिंग। Instead, it can be made by virtue of an agreement with the company or by virtue of a resolution passed by the board of director or virtue of provisions in the memorandum or the articles. क्या कहता है ये कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जरूरी नहीं है कि हम वो शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है ना एनुअल जनरल मीटिंग,
तो जरूरी नहीं है उस मीटिंग में शेयर होल्डर से डिस्कस करके ही हम मैनेजिंग डायरेक्टर को चूज करें। ये कहते हैं कि पूछा जा सकता है शेयर होल्डर से कि किसको बनाए मैनेजिंग डायरेक्टर एनुअल जनरल मीटिंग में, बट अगर नहीं भी पूछना चाहते तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद अपनी मर्जी से चूज करके बना सकते हैं एक रेजोल्यूशन पास करके, या फिर आर्टिकल्स के अंदर अगर प्रोविजंस हैं या मेमोरेंडम में प्रोविजंस हैं तो उन प्रोविजंस के तहत भी हम किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर बना सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया इसका। अब होल टाइम डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा? Whole time director, appointment of a whole time director requires sanction of the shareholders by means of a resolution. क्या कहता है ये कि अपॉइंटमेंट होल टाइम डायरेक्टर्स का रिक्वायर्स सैंक्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन। मतलब होल टाइम डायरेक्टर शेयर होल्डर्स की मर्जी के बिना, उनसे डिस्कस करे बिना एनुअल जनरल मीटिंग में हम बना ही नहीं सकते। जब शेयर होल्डर्स एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर इंसान को होल टाइम डायरेक्टर बना दो, तो ही हम किसी को होल टाइम डायरेक्टर बना सकते हैं, वरना बच्चों नहीं बना सकते। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। मैंने कहा होल टाइम डायरेक्टर बनाने के लिए शेयर होल्डर्स की परमिशन जरूरी है एनुअल जनरल मीटिंग में, जब वो रेजोल्यूशन पास करेंगे कि इसको बना दो तो बना दो, बट मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने के लिए शेयर होल्डर्स की परमिशन आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। शेयर होल्डर्स से आप डिस्कस कर भी सकते हो एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, और नहीं भी कर सकते हो। तो अगर आप नहीं करते हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कोई रेजोल्यूशन पास करके खुद भी बना सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर मेमोरेंडम में और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई ऐसा प्रोविजन दिया गया है कि तुम मैनेजिंग डायरेक्टर बना सकते हो किसी पर्सन को, तो डायरेक्टली बना दो, कोई जरूरत नहीं है फिर शेयर होल्डर से पूछने की। पूछना चाहो तो पूछ लो। Second point is number of companies. A person can be a managing director of 2 companies. क्या कह रहे हैं बच्चों ये कि जो पर्सन है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है 2 कंपनियों का। बट जो ये होल टाइम डायरेक्टर है, ये ना जैसे कि वर्ड ही आ रहा है होल टाइम डायरेक्टर, मतलब होल टाइम मतलब पूरे समय डायरेक्टर रहता है ये, तो इसका मतलब ये पूरे टाइम का एम्प्लॉई है कंपनी का। तो ही कैन नॉट बी अ होल टाइम डायरेक्टर इन मोर देन 1 कंपनी। जब ये पूरे टाइम एक ही कंपनी का काम करेगा तो इसके पास तो टाइम ही नहीं है ये दूसरी कंपनी को ज्वाइन करे, तो ये तो सिर्फ एक ही कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है। ये होल टाइम डायरेक्टर सिर्फ एक कंपनी का हो सकता है, बट जो ये मैनेजिंग डायरेक्टर है वो 2 कंपनीज का भी हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर। थर्ड, a managing director is entrusted with the substantial power of management, that is discretionary powers to take decisions regarding important policy matters. पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर की कितनी पावर है और होल टाइम डायरेक्टर की कितनी पावर है। तो ये कहता है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके पास बहुत सारी पावर्स है मैनेजमेंट की, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी है वो सारी पावर किसके पास है? मैनेजिंग डायरेक्टर के पास। और फिर होल टाइम डायरेक्टर के पास कौन सी पावर है? होल टाइम डायरेक्टर exercises the power as per the terms of his employment, which need not be as wide as that of managing director. तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसके पास ज्यादा पावर है, कौन ज्यादा पावरफुल है, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर? आप कंपनी के एमडी बनना चाहोगे कि होल टाइम डायरेक्टर बनना चाहोगे? तो आप कहोगे मैम हम तो एमडी बनना चाहेंगे कंपनी के, क्योंकि एमडी के पास ज्यादा पावर होती है, सारी डिसीजन मेकिंग की पावर होती है एमडी के पास। बट होल टाइम डायरेक्टर के पास सिर्फ उतनी पावर्स होती है जितनी नौकरी पे रखते समय, डायरेक्टर की नौकरी पे रखते समय उसको दी गई थी कि ये थोड़ी थोड़ी सी पावर्स हैं तुम्हारी, वो ही पावर्स होती है होल टाइम डायरेक्टर की। चौथा पॉइंट, अ मैनेजिंग डायरेक्टर कैन नॉट को एग्जिस्ट विद द मैनेजर। क्या कह रहा है ये कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दो नहीं हो सकते एक कंपनी में, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते साथ साथ। बट होल टाइम डायरेक्टर can be appointed together with the manager. होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर दोनों साथ साथ काम कर सकते हैं एक कंपनी में, बट मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर साथ में काम नहीं कर सकते। चलिए बच्चे, अब आते हैं हम, नया चैप्टर है ये हमारा, मीटिंग्स। मीटिंग्स किस किस टाइप की होती हैं? सबसे पहले बोलते हैं, देखिए स्क्रीन पे, शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स की मीटिंग्स। मेंबर्स और शेयर होल्डर्स एक ही बात है, या फिर डायरेक्टर्स की मीटिंग्स।
या फिर क्रेडिटर्स की मीटिंग्स जिन्होंने लोन दिया था कंपनी को, या कॉन्ट्रीब्यूटरीज की मीटिंग। देखिए सबसे पहले आते हैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स। शेयर होल्डर्स की 3 टाइप की मीटिंग्स होती हैं बच्चे। एक होती है जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा होती है, वो कौन सी होती है? एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं एजीएम। इसको हम अंडर सेक्शन 96 डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है आपकी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नेक्स्ट वाली को ईजीएम। फुल फॉर्म है इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये अंडर सेक्शन 100 डिफाइन होती है। और तीसरी है आपकी क्लास मीटिंग्स, उसको हम बोलते हैं अंडर सेक्शन 48। फिर बच्चे हम आते हैं डायरेक्टर्स पे। डायरेक्टर्स की मीटिंग्स दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, बड़ा सुना होगा ना आपने, बोर्ड की मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, ये बड़ी बड़ी टर्म्स यूज होते हैं। तो ये होती है एक मीटिंग। और दूसरी डायरेक्टर्स की मीटिंग को कहते हैं कमिटी मीटिंग, डायरेक्टर्स की कमिटी मीटिंग। फिर होती है क्रेडिटर्स की मीटिंग। क्रेडिटर्स की मीटिंग्स डिबेंचर होल्डर, देखिए बच्चे क्रेडिटर्स में एक तो हम डिबेंचर होल्डर्स की बातें करेंगे और क्रेडिटर्स की दूसरी बात करेंगे।
तरीका जो होता है वो होता है पोल वाला। तो ये कहते हैं प्रॉक्सी को सिर्फ इस तरीके से, पोल वाले तरीके से वोट करना अलाउड है, और उसके विद द हॉलीडे विच इज बीच में होनी चाहिए, किसी भी दिन हो सकती है बट उस दिन रहेगा। बाद क्या होना चाहिए, हर 15 महीने के अंदर एजीएम हो जानी चाहिए। किसी भी एजीएम के अंदर 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए किन्हीं दो एजीएम्स के बीच में। और ये क्या कहते हैं, फर्स्ट एजीएम टू बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इन एनी अदर केस विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या कहता है ये कि अगर फर्स्ट एजीएम है तो 9 महीने के अंदर हुए मीटिंग, बट अगर फर्स्ट के बाद की जो भी मीटिंग्स हैं वो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है ना, उसके विद इन 6 months हो जानी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर हमारा मार्च में क्लोज होता है तो उसके विद इन 6 months मतलब सितंबर तक हो जानी चाहिए। ये वाला पॉइंट क्या बोलता है, फोर्थ पॉइंट, इफ एजीएम इज हेल्ड एज aforesaid then it will not be necessary to hold AGM in year of its incorporation। ये कहता है कि अगर ऐसे ऊपर बताए हुए तरीकों से एजीएम्स होती हैं तो एजीएम को इनकॉर्पोरेशन के साल में करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है, तो आरओसी कौन होता है बच्चों, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो ये कहता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज शैल फॉर स्पेशल केस extend the time by 3 months for holding AGM other than first AGM। क्या कह रहे हैं बच्चे, ये कह रहा है द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर स्पेशल केस extend the time by 3 months for holding AGM other than the first AGM। बच्चे अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, मैंने ऊपर आपको ये बताया था कि अदर देन द फर्स्ट एजीएम जो है उनके बीच में जो गैप है वो 15 महीने का होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसको हम 3 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं। कौन एक्सटेंड कर सकता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। स्पेशल केस में 3 महीने एक्सटेंड कर सकता है फॉर होल्डिंग एजीएम, बट वो एजीएम पहली नहीं होनी चाहिए, पहली तो टाइम से होनी ही होगी।